हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र सिंह आप सभी का अपने चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये मेंस पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चनों की इतिहास प्रश्नों की श्रृंखला है। तो ये 2003 का प्रश्न पत्र है। आज इसमें हम लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं 15 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन थे लेकिन ये 5 क्वेश्चन इसी में समाहित हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ए ऋग्वेद, बी उपवेद, सी ब्राह्मण और डी उपनिषद। तो इसका आंसर है डी उपनिषद, इसका आंसर सही है। व्यक्ति के जीवन के अंतिम तथा चरम पुरुषार्थ मोक्ष की चर्चा उपनिषदों से मिलती है। तो व्यक्ति के जीवन में 4 आश्रम हैं। कितने हैं? 4 पुरुषार्थ हैं। तो पुरुषार्थ की बात की गई है तो 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष शामिल है। कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये चौथा है पुरुषार्थ जिसमें इसको शामिल किया गया है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर डी सही है, उपनिषद होगा। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों के अंत में लिखे गए थे, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ऋग्वेद, ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं। तो ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया था। उपनिषदों की संख्या 108 है, परंतु प्रामाणिक उपनिषद 12 या 13 ही माने जाते हैं। उनमें से मुंडक उपनिषद में से सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद ऐसा ज्ञान है जो ऋचाओं में बद्ध है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्तियां हैं। ऋग्वेद के दूसरे व 7वें मंडल में की ऋचाएं सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख भी किया गया है। यज्ञ एवं कर्म कांड के विधान, उनकी क्रियाओं को भली बात समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी? तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना कर्म कांड विधि विधान के लिए हुई थी। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय एवं कौशिकी ब्राह्मण है। यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ तैत्रीय है। सामवेद के पंचविश या तांडव है, जबकि अथर्ववेद का वेद गोपत ब्राह्मण है। अथर्ववेद सबसे अंत में लिखा गया था, जबकि अन्य तीनों वेदों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रय या त्रिवेद भी कहा जाता है। और उपनिषद, प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या 13 है और ये सबसे बाद में लिखे गए थे या वेदों के बाद में लिखे गए, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का मतलब होता है, उप माने निकट, निषद माते होता है निम्न आसन पर बैठकर। तो इसका शाब्दिक है अर्थ होता है गुरु के नजदीक निम्न आसन पर बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान ही उपनिषद कहलाता है। तो अगला प्रश्न लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था? किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया है, इसकी बात की जा रही है। ए पुष्यमित्र शुंग, बी प्रवरसेन, सी समुद्रगुप्त और डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर बी सही है। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञों का वर्णन प्राप्त होता है। ये वाकाटक वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? तो ये वाकाटक वंश के शासक थे जिन्होंने 4 अश्वमेध कराए थे। शुंग, पुष्यमित्र शुंग, ये शुंग वंश का संस्थापक था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और इनके प्रमुख दरबारी पतंजलि थे। कौन थे? तो पतंजलि थे। उन्होंने ही महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना की थी। किस पुस्तक की रचना की? तो महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना की। शुंग वंश का उल्लेख हमें अयोध्या शिलालेख से मिलता है। किस अभिलेख से मिलता है? तो अयोध्या अभिलेख से हमें शुंग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन। गुप्त वंश का एक महानतम राजा हुआ। गुप्त वंश का एक महानतम राजा हुआ जिसने लिच्छवी दौहित्र, जिसे लिच्छवी दौहित्र की उपाधि भी धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता था। ये कलम के साथ साथ संगीत, कवि और तलवार में धनी था। इसे कविराज की उपाधि भी प्राप्त थी। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को भी संरक्षण दिया था। इसने आर्यावर्त के 9 तथा दक्षिण के 12 शासकों को हराया। इसी कारण बी ए स्मिथ ने
अपनी पुस्तक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसे भारत का नेपोलियन कहा है। क्या कहा है? तो भारत का नेपोलियन कहा है। किसे कहा है? समुद्रगुप्त को कहा है। कहां पर कहा है? तो अपनी पुस्तक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बताया है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है, जिसके लेखक कौन थे? तो जिसके लेखक प्रयाग प्रशस्ति के लेखक बताएं कौन है? कमेंट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं। प्रयाग प्रशस्ति आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपको ही बताना होगा, क्योंकि आप लोग भी इसकी कुछ तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, इसलिए ये प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं। हाँ, कुछ चीजें बता देता हूं। ये गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश का धर्म वैष्णव धर्म था। गुप्त वंश की भाषा संस्कृत थी और गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। ये मंदिरों के निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध था। सर्वाधिक युद्ध लड़ने वाला शासक समुद्रगुप्त था। गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसके कहने का कारण चारों दिशाओं के विकास का काल था, इसलिए इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। सर्वाधिक अभिलेख एवं स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला वंश भी गुप्त वंश था। आपको कमेंट बॉक्स पर यह बताना है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, जहां से समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्राप्त होता है। इसके प्रयाग प्रशस्ति में बाद में अकबर और जहांगीर ने भी अपना नाम उल्लेख करवाया था। तो अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का महानतम राजा माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का महानतम राजा माना जाता है। इसने देवगुप्त, देवराय व देवर्षि की उपाधि धारण की थी। शुंग वंश को हराने के कारण इसने विक्रमादित्य एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में उदगिरी गुहा लेख से जानकारी प्राप्त होती है। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिनमें कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर पर, बराह मिहिर जैसे महान विद्वान रहते थे। इन्हीं के दरबार में फाह्यान नामक चीनी यात्री भी आया था। कौन आया? तो फाह्यान नामक एक चीनी यात्री भी आया था। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? काकती, होयसल, यादव, पांड्य। तो एक तरफ वंश दिए गए हैं, दूसरी तरफ उस वंश की राजधानी दी गई है और क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो काकती वंश की बात कर लेते हैं। तो काकती वंश की राजधानी वारंगल थी। कौन सी थी? वारंगल थी, और इसलिए ये सही नहीं है ऑप्शन, ये सम्मिलित नहीं है। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, ये एकदम सही लगी हुई है। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। वर्तमान समय में ये हलेविड कर्नाटक में है। कहां पर है? हलेविड नाम से जानी जाती है। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। कौन सी थी? देवगिरी थी। और पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? तो मदुरई पांड्य वंश की राजधानी थी। और होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। तो इसमें 2 आंसर सही है। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, जबकि पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न लेते हैं, अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया है? अब अकबर, जहांगीर, मान सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो जहांगीर ने अबुल फजल के हत्यारे को सम्मानित किया था। अबुल फजल कौन था, इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अकबर द्वारा 1582 में दीन ए इलाही धर्म घोषित किया गया था। उसका मुख्य पुरोहित था। इसी ने अकबरनामा, आईने अकबरी जैसे ग्रंथों को लिखा। इसकी हत्या 1602 ईस्वी में बुंदेला ने की थी। किसने की थी? तो इसकी हत्या बुंदेला नामक एक सरदार ने की थी। वीर सिंह बुंदेला नाम था, और जिसके लिए जहांगीर ने उसे प्रोत्साहन दिया था। तो याद कर लीजिए किसने किया था? तो जहांगीर ने दिया था। अकबर के ये पुत्र थे। जहांगीर का पहले नाम सलीम था, तो अकबर इन्हें प्यार से शेखो बाबा भी बुलाता था। अकबर मुगल वंश का महानतम राजा माना जाता है, और इनके पिता का नाम हुमायूं था, और हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। बाबर ही मुगल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। तो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन काल में निम्नलिखित घटनाओं को तिथि अनुसार व्यवस्थित करें।
अकबर के शासनकाल में बहुत सारी व्यवस्थाएं हुई, उनमें से पूछ रहा है कौन सी व्यवस्था पहले आई और कौन सी व्यवस्था बाद में आई, उसको क्रम से लगाना है। तो जजिया कर, तो आप एक ये पॉइंट याद कर लीजिए, दातीजा। क्या याद करना है आपको? दातीजा याद करना है, इंपॉर्टेंट है। दास से दास प्रथा 1562, 63 में तीर्थ यात्रा कर और 64 में जजिया कर लगाया था। तो देख लीजिए, दास प्रथा का अंत 62 में किया, तीर्थ यात्रा कर 63 में समाप्त कर दिया और 64 में अकबर ने गैर मुस्लिमों द्वारा वसूला जाने वाला कर जजिया कर समाप्त कर दिया था। तो सबसे पहले नंबर 1 पर कौन सा है? जजिया कर। इबादत खाना, इबादत खाने की स्थापना 1575 में अकबर ने की थी। कब की थी? 1575। जजिया कर कब समाप्त किया? तो 1564, ये भी सही है। मजहर पर हस्ताक्षर 1582 पर हुए थे। कब हुए? तो मजहर पर व्यवस्था 1585। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? तो 1582 में हुई। और दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल था। तो आप सारे पॉइंट याद कर लीजिएगा कि मजहर पर स्थाप तो कब? तो 1582 में। मजहर पर 1579 में, और जबकि दीन ए इलाही में 1582, इबादत खाने में 1575। मैं इसे सही से लिख देता हूं, सब गड़बड़ हुआ जा रहा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। दातीजा को 65, 63, 64, इबादत खाना, जो ये इबादत खाने की स्थापना 1575 में हुई, 1579 में मजहर में और 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना हुई थी। तो बिल्कुल क्रम से लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो इसका आंसर 1 2 3 4 सही हो जाएगा। तो कौन सा है 1 2 3 4? तो 1 2 3 4 वाला पहला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। आप याद कर लीजिएगा। दातीजा, तो अकबर ने दास प्रथा कब कर? 62 में, तीर्थ यात्रा कर 63 में और 64 में जजिया कर समाप्त किया। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की, 1579 में मजहर पर हस्ताक्षर किए, 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। दीन ए इलाही धर्म को मानने वाले पहले और अंतिम हिंदू बीरबल थे और इसके मुख्य पुरोहित अबुल फजल थे। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2, एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ कुछ पुस्तकों का नाम दिया गया है। आपको इन पुस्तकों को मिलाना है। जिसने भी पुरानी वीडियो देखी है उन्हें यह मालूम होगा, हसन निजामी का वर्णन हमने एक जगह किया था। इसका वर्णन किया था, हसन निजामी का वर्णन किया था। हसन निजामी की पुस्तक थी ताजुल मासिर, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? पृथ्वीराज चौहान का वर्णन किया गया है। तो पृथ्वीराज चौहान का इतिहास का वीडियो देख सकते हैं, उसमें चौहान वंश का डिटेल और प्रमुख रूप से पृथ्वीराज चौहान के विषय में समग्र जानकारी दी गई है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट बॉक्स पर अपने राय भी देते जाएं। अब इस प्रश्न को लेते हैं। तो ताजुल मासिर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हसन निजामी ने लिखी। तो ए का चौथा हो गया। भीमसेन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो डी, भीमसेन ने नुक्शा ए दिलकुशा पुस्तक लिखी थी। डी नंबर पर है, तो डी का दूसरा हो गया। ख्वाजा मीर ने हुमायूंनामा पुस्तक लिखी थी। अब हुमायूंनामा नामक 2 पुस्तकें हैं। एक पुस्तक हुमायूंनामा गुदल बदन बेगम, हुमायूं की चचेरी बहन थी, बाबर की पुत्री थी, उसने भी लिखी है, फारसी भाषा में लिखी थी। और दूसरी पुस्तक ख्वाजा मीर ने लिखी है, हुमायूंनामा। तो दोनों याद रखिए कि फारसी भाषा में बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम हुमायूं की चचेरी बहन ने लिखी है और एक हुमायूंनामा ख्वाजा मीर ने भी लिखी है। तो अब सारे पॉइंट नजदीक हो गए। तो मोहम्मद काजी ने किसकी कौन सी पुस्तक? आलमगीर नामा लिखी है, ये औरंगजेब पर आधारित है। तो ए का कौन सा आंसर हो गया? चौथा। तो सब पढ़ लेते हैं। ए का चौथा, तो सिर्फ एक ही आंसर है, ए का चौथा, ए नंबर पर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यही आपका आंसर सही है, ए वाला। एक ही ऑप्शन से हमें पता चल गया। अगला प्रश्न लेते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अमीर खुसरो, दारा शिको, अमीर हसन और शाह शुजा। तो इसका आंसर बी सही है, बी सही है। दारा शिको हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था, जबकि संस्कृत का अध्ययन करने वाला
प्रथम मुस्लिम अल बरूनी था। दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला कौन था, तो दारा शिकोह था, और संस्कृत भाषा का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था, तो वो अल बरूनी था। कौन था? अल बरूनी, अरबू रहमान पूरा उसका नाम था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, खुर्रम, शाह सुजा और शहरयार। बड़ा पुत्र दारा शिकोह था, इसे शाह ए बुलंद इकबाल, किंग ऑफ लॉफ्टी भी कहा जाता था। शाह ए बुलंद इकबाल की उपाधि से दी गई थी दारा शिकोह को। दारा शिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित लेखक और अध्ययनकर्ता था। इसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। महत्वपूर्ण ग्रंथ जैसे भगवद गीता, महाभारत, योग वशिष्ठ आदि सभी का फारसी भाषा में अनुवाद भी किया। इसने महाभारत का अनुवाद 52 उपनिषदों के साथ सिर ए अकबर नाम से, 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से, जबकि महाभारत का अनुवाद रज्मनामा नाम से इसने किया था। अमीर खुसरो के विषय में आपने पढ़ा अभी कि ये कहाँ थे, तो अमीर खुसरो ने 12 दशकों का शासन देखा था। इसे तूतिए हिंद भी कहा जाता है। गजल के ये जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो। तो ये सल्तनत काल के कवि और लेखक थे। किस काल के थे? तो सल्तनत काल के कवि या लेखक थे। शाह सुजा इनका दारा शिकोह का भाई था और शाहजहां का पुत्र था। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ये यूरोपीय कंपनी थी, जबकि भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली थी और उसका पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। तो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में आने वाला पहला गवर्नर था, जबकि पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक डी अल्बुकर्क को माना जाता है। अब इसमें बात की गई है भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था, तो फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट को भारत में 1664 में भेजा गया था। उसी ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना की और उसी को भारत में संस्थापक माना जाता है। तो कौन थे? कोलबर्ट थे। कब थे? तो 1664 में आए। किसने भेजा था? तो फ्रांस के सम्राट लुई 14वें ने इन्हें भारत भेजा था। अगला प्रश्न लेते हैं। सूची 1 सूची 2 में मिलाना है। कुछ संस्थान है और उनके शहरों के नाम बताने हैं कि कौन सा संस्थान किस शहर में स्थापित हुआ था। तो पहला है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में 20 अगस्त को कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। तो तीसरे का कौन सा आंसर है? ए, कलकत्ता में हुई। किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। दूसरा ऑप्शन है मानव धर्म सभा। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में हुई थी। कहां पर हुई? सूरत में हुई। और कब हुई? तो 1844 में हुई थी। और इसे किसने स्थापित किया था? तो दादोबा पांडुरंग ने इसे स्थापित किया था। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये बहुत कम जगह दिया है। दादोबा पांडुरंग ने मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में की थी, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में दयानंद सरस्वती ने की थी, जबकि नदवा उल उलमा बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी। तो ए का ऑप्शन कौन सा है? सी है। एक में तीसरा है। अब इसको मिलान कर लेते हैं। ए का तीसरा, 2 ऑप्शन है ए के तीसरे में। ये आपके दोनों ऑप्शन कट गए। कौन कौन से? इनके विषय में देखना ही नहीं है, क्योंकि ए में 3 है ही नहीं, अब 2 में है। अब हम डी से मिला लेते हैं कि चौथा जो है नदवा उल उलमा लखनऊ में स्थापित हुआ था। बिल्कुल सही है। तो डी का चौथा किसमें है? डी नंबर पे है। तो ये तो आपका ऑप्शन कट गया। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया? डी नंबर आपका आंसर सही हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में किसने की? 1844 में दादोबा पांडुरंग ने की। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी और मुंबई में 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। नदवा उल उलमा की स्थापना लखनऊ में की गई थी। अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी मौलाना मोहम्मद अली और ऑप्शन डी
हकीम अजमल खां। तो इसका आंसर बी आंसर सही है, बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। ये तीसरा अध्यक्ष था, 1887 में हुआ था। कौन सा अध्यक्ष था, किस क्रम का था, तो तीसरे क्रम का ये था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में कुछ पॉइंट लिख लीजिए, इससे जरूर कोई ना कोई प्रश्न हर साल पूछा जाता है, पीसीएस हो कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस की दृष्टि से बीईओ, आरओ, सुपर टेट, पुलिस, लेखपाल, एसएससी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इसके विषय में सुनते हैं। तो कांग्रेस जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ लोगों का समूह होता है। क्या होता है, लोगों का समूह होता है। और यह जो शब्द है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये अमेरिकी क्रांति से आया है। कहां से आया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द अमेरिकी क्रांति से आया है। और इसे दादा भाई नौरोजी ने सुझाया था। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। कहाँ हुई, तो बंबई में हुई। कब हुई, 28 दिसंबर 1885 को हुई, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। कांग्रेस का पिता, संस्थापक और महासचिव ए ओ ह्यूम को माना जाता है। किसे माना जाता है, तो ए ओ ह्यूम को इसका संस्थापक और महासचिव माना जाता है। इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ए ओ ह्यूम को शिमला का हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का संत भी कहा जाता है। यह एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी थे तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के ये सदस्य थे। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है राइजिंग टाइड द प्रोग्रेस। मान्यता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बदल दिया गया था। पहला इसका सम्मेलन बंबई में हुआ था। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, तो इसका बंबई में हुआ था। ये 3 दिनों तक चला था और जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। किसने लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उस समय भारत में वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया थी, इंग्लैंड के पीएम लॉर्ड सेलिसबरी थे और भारतीय सचिव लॉर्ड क्रॉस थे। कौन थे, तो लॉर्ड क्रॉस थे। अब कांग्रेस के विषय में कुछ लोगों के प्रसिद्ध कथन है, मैं 2-3 का नाम लूंगा। डफरिन ने सूक्ष्म जनसंख्या का प्रतिनिधि कहा, इसे क्या कहा, सूक्ष्म जनसंख्या का प्रतिनिधि बताया। कर्जन ने इसे देशद्रोही संगठन बताया, जबकि तिलक इसे मेढक की तरह टर्राना बताते हैं। लाला लाजपत राय ने कहा था यह शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। क्या कहा, शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा पदों के भूखे लोगों का राजनीतिक संस्थान है। पदों के भूखे लोगों का राजनीतिक क्या है, संस्थान है। आपको कांग्रेस के 4 अधिवेशन याद रखने हैं। पहला अधिवेशन 1885 कहां पर हुआ, बंबई में हुआ। कौन अध्यक्ष रहे, व्योमेश चंद्र बनर्जी रहे। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ, कहां हुआ, कलकत्ता में हुआ। कौन अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी थे और पहले पारसी अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ, कब हुआ, 1887 में हुआ। अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। यही प्रश्न पूछा गया है। और चौथा 1888 में इलाहाबाद में हुआ और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल नामक प्रथम अंग्रेज ने की थी। यह पहला यूरोपीय अध्यक्ष था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी और सबसे कम आयु के अध्यक्ष मौलाना आजाद तथा सबसे लंबे समय के अध्यक्ष भी मौलाना आजाद थे। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी और स्वतंत्रता के बाद पट्टाभी सीतारामैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न लेते हैं, मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव या विचार किसने दिया था। मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था, इस प्रश्न की बात की जा रही है। ए मोहम्मद अली जिन्ना ने, दूसरा सर सैयद अहमद खान ने, सी मोहम्मद इकबाल ने, डी लियाकत अली ने। तो इसका आंसर सी सही है, मोहम्मद इकबाल ने पृथक राष्ट्र का सुझाव दिया था। बंग ए दर्रा नाम पुस्तक रचना में, जिसमें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा राष्ट्र गीत
मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रतिपादित किया। दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? 1930 में हुआ। किसने किया? मोहम्मद इकबाल ने किया। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है बंग ए दर्रा, जिसमें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा राष्ट्रीय गीत है, जिसके रचनाकार मोहम्मद इकबाल हैं। लेकिन पाकिस्तान शब्द की बात करें तो इसका विचार सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहमत अली के मस्तिष्क में आया था। किसके मस्तिष्क में आया? तो ये कैम्ब्रिज स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के, रहमत अली। इनके मन में सबसे पहले पाकिस्तान शब्द आया था। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन था? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। कौन कर रहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, जिसमें द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्ना ने किया। सर सैयद अहमद खां, जो बी ऑप्शन है, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, या स्थापना इन्होंने ही की थे। लियाकत अली खां पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना वहां के पहले गवर्नर बने। अगला प्रश्न लेते हैं। महात्मा गांधी जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए तब वह कहाँ ठहरे थे? तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन क्यों किया था, पहले इसकी बात करते हैं। 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया, उसका काफी विरोध किया गया। साइमन कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट वहां पर सौंपी, उसी की समीक्षा के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किसकी समीक्षा के लिए? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ। 1930, 31 और 32 में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। गोलमेज सम्मेलन, अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो वो कहाँ ठहरे थे? तो महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन में कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से शामिल नहीं हुआ था। इसीलिए वहां के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, वहां के प्रधानमंत्री रैमजे थे, उन्होंने उस समय गवर्नर भारत में कौन था? इरविन था, उस पर दबाव डाला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कोई वहां पर शामिल हो, और इसीलिए यहां से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, जिसमें गांधी जी एसएस राजपुताना जहाज में बैठकर वहां पर पहुंचे थे। किस जहाज में पहुंचे? तो एसएस राजपुताना जहाज में बैठकर ये वहां पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे थे। अब पहले वहां के प्रधानमंत्री जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजन हुआ 1930 से 31 में, उस समय कोई भी शामिल नहीं हुआ था। ये कहाँ होता था? तो ये सेंट जेम्स पैलेस लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता था। कहां पर होता था? तो सेंट जेम्स पैलेस लंदन में होता था। तो पहला गोलमेज 1930 से 31, दूसरा 31 और तीसरा 32 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के अलावा सभी दलों ने भाग लिया था। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया। भारत में राजाओं की ओर से राजस्थान के महाराजा गंगा सिंह व अलवर के महाराजा जय सिंह ने भाग लिया था, जबकि महिलाओं का प्रतिनिधि बेगम शाहनवाज और राधाबाई सुब्बाराव ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के विषय में राजेंद्र प्रसाद जी का एक प्रसिद्ध कथन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन बिना दूल्हे का विवाह था। क्या कथन था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन बिना दूल्हे का विवाह था। यह कथन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है, जिसे दिल्ली समझौता कहा जाता है। फलस्वरूप गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उस समय गवर्नर इरविन पर रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का दबाव था। फलस्वरूप गांधी जी से उसे समझौता करना पड़ा। गांधी जी ने इस समझौते कर लिया, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा गया था।
इस समझौते में गांधी जी की आलोचना भी हुई, क्योंकि गांधी जी ने इस आंदोलन में केवल एक ही शर्त रखी, क्योंकि उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था जो 30 में शुरू हुआ था। इस समय गांधी जी ने क्या शर्त रखी कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं सबकी रिहाई हो जानी चाहिए। इसे इरविन ने स्वीकार कर लिया, परंतु गांधी जी ने अपनी मूल बातों पर, मूल सिद्धांतों पर, मूल मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही भगत सिंह के मामले पर कोई समझौता किया, जो उनकी आलोचना का कारण भी रहा। इरविन की ओर से शर्त रखी गई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा व गांधी जी या कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि द्वितीय कांग्रेस सम्मेलन में शामिल होगा। कांग्रेस से कोई ना कोई व्यक्ति शामिल होना चाहिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तब 1931 सितंबर में गांधी जी एमएस राजपुताना जहाज से इंग्लैंड पहुंचते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। वही सेंट जेम्स पैलेस लंदन में इस सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। गांधी जी के सहयोगी महादेव देसाई थे। मदन मोहन मालवीय व सरोजिनी नायडू वायसराय के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे थे। एनी बेसेंट अपने व्यक्तिगत खर्चे पर पहुंची थी, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना व अंबेडकर तीनों गोलमेज में शामिल होने वाले व्यक्ति थे। इसी अवसर पर गांधी जी ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम व भारतीय सचिव सैमुअल होर से भी मिले थे। इंपॉर्टेंट है कि जब गांधी जी वहां पर गए तो किससे मिले, तो जॉर्ज पंचम वहां के राजा थे और भारतीय सचिव सैमुअल होर से मिले थे। इसी अवसर पर विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अधनग्न फकीर भी कहा था। क्या कहा था? अधनग्न फकीर या देशद्रोही फकीर कहा था, और उनका सेंस निगेटिव अर्थ में था, नकारात्मक अर्थ में था, जबकि फ्रैंक मोरिस ने सकारात्मक अर्थ में उन्हें अर्धनग्न फकीर की उपमा दी थी। इंग्लैंड के बच्चों ने गांधी जी को देखकर मिक्की माउस कहा या मिक्की माउस की संज्ञा दी। इसी दौरान गांधी जी प्रसिद्ध अभिनेता चार्ली चैपलिन से भी मिले थे। किससे मिले थे? चार्ली चैपलिन से भी मिले थे। कहते हैं उसी समय आइंस्टीन ने गांधी जी को देखकर एक कथन कहा। क्या कहा? कि आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास नहीं कर पाएंगी कि हार्ड मास का ऐसा मनुष्य भी पृथ्वी पर चला था। फिर से सुनिए, आइंस्टीन ने गांधी जी के विषय में कहा कि आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास नहीं कर पाएंगी कि हार्ड मास का ऐसा व्यक्ति भी पृथ्वी पर कभी चला था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पृथक निर्वाचन दलितों के लिए मांग स्वीकार की जा रही थी, जिसे गांधी जी ने विरोध किया और उसे अधूरा ही छोड़कर वापस लौट आए थे। अब प्रश्न में आते हैं कि 12 सितंबर 1930 को गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी इस सम्मेलन में शामिल हुए। दिसंबर 1931 में लंदन में ये गोलमेज में भाग लिया। राजपुताना नामक जलयाद से गांधी जी पहुंचे और किंग्स से हाल में उन्हें रोका गया था। तो किस हाल में रोका गया, कहां पर उनकी व्यवस्था की गई? तो किंग्स से हाल ने की। अब अगला प्रश्न लेते हैं। आप सारे पॉइंट नोट करते रहिए। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, मैं उसको आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा और उसका उत्तर देने का समय निकालूंगा। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बीजी तिलक। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मेरे सत्य के प्रयोग नामक अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा में लिखी थी। इसे अंग्रेजी भाषा में उनके निजी सचिव महादेव देसाई ने लिखा था। किसने लिखा था? महादेव देसाई ने लिखा था, जो उनके निजी सचिव थे। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन और हरिजन नामक पत्र भी निकाला था। इंडियन ओपिनियन और हरिजन नामक पत्र भी गांधी जी ने निकाला था। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक? इंडियन स्ट्रगल। जबकि बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है। कौन सी? तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस वर्ल्ड हिस्ट्री नामक दो प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने ये यरवदा जेल में लिखी थी। कहां पर लिखी थी? तो
ये अहमदाबाद फोर्ट में, सॉरी कहाँ पर लिखी, तो अहमदाबाद जिले जेल में गांधी जी ने, सॉरी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। जबकि ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी भी इन्होंने जेल में ही लिखी थी। तो बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य, सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल, महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, हरिजन हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, जबकि जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया व ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था। साइमन कमीशन का गठन ब्रिटिश सरकार ने 1927 में किया था। फरवरी 1928 में यह भारत आया, जिसका विरोध हुआ। उसी विरोध के फलस्वरूप लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गईं, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उसके कुछ समय पश्चात, 1 महीने की पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तभी गांधी जी ने कहा था, मेरे ऊपर लाठी का एक प्रहार ताबूत की कील साबित होगा। तो इसे भारत विभाजन हेतु नहीं बनाया गया था। इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं था। दोनों ही गलत है। कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका तीव्र विरोध किया गया। यह भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत आया था। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि यह भारतीयों के विषय में रिपोर्ट देने वाला था, इसलिए इसका तीव्र विरोध किया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? ए लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1901, नागपुर अधिवेशन 1920, डी अमृतसर अधिवेशन 1901। तो गांधी जी ने कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। सबसे पहली बार कब भाग लिया? तो पहली बार की बात की जा रही है। तो गांधी जी ने पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता दिनसा ई वाचा ने की थी। किसने की थी? दिनसा ई वाचा ने की थी। दिनसा ई वाचा ने की थी। यह कलकत्ता में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ अधिवेशन 1916, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार या एसी मजूमदार ने की थी, जिसमें कांग्रेस के गरम दल और नरम दल आपस में मिल गए व कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हो गया। कांग्रेस द्वारा पृथक सांप्रदायिक नियोजन प्रणाली को इसमें स्वीकारा गया था, जो कांग्रेस की भूल साबित हुई थी। ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि नरम दल गरम दल आपस में मिले, और इसको मिलाने में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो बाल गंगाधर तिलक की थी। इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार लिया। ये आगे चलकर उनकी भूल साबित होती है। नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने की थी, जिसमें कांग्रेस का नया संविधान बना और असहयोग आंदोलन इसी समय शुरू हुआ था। अमृतसर अधिवेशन 1919 की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, जिसमें खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया था। किसका निर्णय लिया गया? तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन देने का निर्णय लिया गया था। गांधी जी ने एकमात्र सम्मेलन कांग्रेस का 1924 में हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, जिसके अध्यक्ष चुने गए थे। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी प्रश्न हो तो